हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एचटेट नवंबर 2019 लेवल 3 केमिस्ट्री का सेट सी का पेपर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन स्ट्रॉन्ग लिक्विड फील्ड ऑफ D6 आयन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज। देखिए यहाँ पे हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करनी है और वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के अंदर D6 आयन की और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। देखिए ये हमें पता है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करते हैं, उनमें कोई भी वीक फील्ड लिगेंड नहीं होता। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दो तरीके के केस हमें देखने को मिलते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक वीक फील्ड। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक तो होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पर बेस्ड और एक होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड। अगर हम 4s इंटू s+1 रूट लगाकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे s जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, हमें स्पिन पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। और अगर हम n इंटू n+2 को अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे जो बोहर मैग्नेट वैल्यू आएगी वो आएगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। यहाँ हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए किसी आयन के अंदर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है एनर्जी लेवल की वो इस तरीके से हो जाती है कि तीन ऑर्बिटल जो है वो T2G जो कहलाते हैं वो dxy dyz dzx वो लोअर इन एनर्जी हो जाते हैं, और Eg जिसमें दो ऑर्बिटल आते हैं हमारे dz2 और dx2 y2 ये हमारे क्या हैं अपर इन एनर्जी चले जाते हैं, हायर एनर्जी के होते हैं। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो लोअर एनर्जी लेवल से स्टार्ट होती है और उसको फील करने के बाद वो अपर लेवल में जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिगेंड का इफेक्ट पड़ता है एनर्जी स्प्लिटिंग के ऊपर। अगर आपका लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन होता है। वीक फील्ड लिगेंड कैसे होंगे? हाई स्पिन होंगे। इसका मतलब ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन dxy में जाएगा, फिर dyz में जाएगा और dzx में जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल में जाएगा dz2 में। हाई स्पिन का मतलब यही है कि पहले तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन अपर में जाएगा और फिफ्थ dx2 माइनस y2 में जाएगा। उसके बाद जो सिक्स इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो फिर से dxy में, 7 की dyz में, 8 की dzx में और 9 की dz2 में और 10th वाले की dx2 माइनस y2 में। लेकिन अगर आपका लो स्पिन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो लो स्पिन होते हैं। लो स्पिन का मतलब यह है कि पहले जो आपके हैं वो T2G वाले फील्ड होंगे, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें XY वाले में, सेकेंड DYZ वाले में, थर्ड DZX वाले में और फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिर से DXY वाले में आएगा, फिर DYZ में, फिफ्थ सिक्स इलेक्ट्रॉन DZX में। उसके बाद जो सेवंथ इलेक्ट्रॉन होगा वो सेवंथ इलेक्ट्रॉन जो आपका dz2 में जाएगा, फिर 8th इलेक्ट्रॉन dx2 माइनस y2 में, फिर 9 dz2 में, फिर 10 इसमें आएगा। इस तरीके से फील होंगे। तो यहाँ पे हाई स्पिन में थर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर में चला जाता है, लेकिन लो स्पिन वाले में सेवंथ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमें दिया है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है, वो लो स्पिन है, और लो स्पिन है तो मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे, तो T2G6 बनेगा। यहाँ पे सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा। तो n का वैल्यू, यहाँ स्मॉल n का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, और फॉर्मूले में हम 0 इंटू 0+2 करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई। 0 होने से जो बोहर मैग्नेटिक वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr चेंजेस टू CH3 CH2Br। यहाँ एल्कीन है, इसका HBr एडिशन करवाएंगे तो हमें हेलो एल्कीन मिलेंगे। ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन किस टाइप की है, इस रिएक्शन का टाइप समझने के लिए एक बार थोड़ा सा इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके का है। यहाँ में देखिए जो HBr है ये पहले पोलराइज हो जाता है डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव में, HB डेल्टा पॉजिटिव और ब्रोमीन पे डेल्टा नेगेटिव।
यहाँ पे जो एल्कीन का अटैक होगा H पॉजिटिव के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कहने को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे पहले हुआ, इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले ऐड हुआ है यहाँ पे, इसलिए रिएक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। उसके बाद यहाँ पे जब इस पे H का एडिशन होगा तो CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, ब्रोमीन नेगेटिव, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो गए थे, यहाँ पे अटैक करेगा और आपका बनेगा ब्रोमो एल्केन। तो ये कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 93, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द इनैंशियोमर्स आर डिफरेंट। कह रहे हैं कि इनैंशियोमर्स की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जिनमें जो इनैंशियोमर है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन गिवन है, डेंसिटी गिवन है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर की बात करें तो थोड़ा सा एक बार इनैंशियोमर के बारे में समझ लेते हैं। क्या इनैंशियोमर मिरर इमेज कंपाउंड होते हैं, यानी कि दो कंपाउंड जिनके जो स्ट्रक्चर हो बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट होगी एटम्स की वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वहां पे वो एक दूसरे की मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, इनके अंदर एक कायरल कार्बन होता है जो कि एज ए स्टीरियो सेंटर वर्क करता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और एक साइड पे मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखी हैं। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी आइडेंटिकल रहती है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपका जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब आ गया। जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आ जाएगा IR स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा, यहाँ पे ये सब चीजें जैसे कि आपकी हैं, ये क्या होंगी, दो इनैंशियोमर्स की आइडेंटिकल होंगी, यानी सेम होंगी। यानी एक इनैंशियोमर जो है वो दूसरा इनैंशियोमर के साथ बिल्कुल आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी इसका होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेकंड वाले का भी होगा। इसी तरीके से इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी, ये चीजें भी क्या होती हैं, इनकी बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। लेकिन जो कायरो ऑप्टिकल है, कायरो ऑप्टिकल या ऑप्टिकल रोटेशन जिसको हम बोलते हैं सिंपली, यानी कि जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को दो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, और जितना रोटेट करेगा वो इक्वल तो होगा बट डायरेक्शन क्या होगा उनका अपोजिट होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि ये इनैंशियोमर फर्स्ट वाला अगर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा तो सेकंड वाला राइट में रोटेट करेगा। और क्या होता है, जो टॉर्सिनल एंगल्स होते हैं उनके साइन और मैग्नीट्यूड भी क्या होते हैं, दोनों इनैंशियोमर्स के डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हैं इनैंशियोमर्स की, बट डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगी, इनैंशियोमर्स की डिफरेंट हो जाएगी। इस चीज के लिए एक और चीज यहाँ पे हमें नोट करने वाली है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट है वो एक इनैंशियोमर का दूसरे इनैंशियोमर से क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। लेकिन अगर आपके पास रेसमिक मिक्सचर है, यानी दो इनैंशियोमर्स का मिक्सचर है जिसको हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, उस केस में रेसमिक मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इनैंशियोमर से डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द मोनोमर्स ऑफ ग्लिप्टल आर। अब यहाँ पे हमें कुछ पॉलीमर और उनके मोनोमर्स के बारे में दिया गया है। ग्लिप्टल आपका जो है एक पॉलीमर है और उसका मोनोमर हमसे पूछा गया। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। जो फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड है ये मोनोमर्स हैं बेकेलाइट के। बेकेलाइट आपका एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है जो हीट करने पर सेट हो जाता है, और दोबारा उसको हीट करेंगे तो अपनी शेप चेंज नहीं करता। थर्मोसेटिंग पॉलीमर है बेकेलाइट, उसके मोनोमर है फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। स्टाइरिन जो है वो पॉलीस्टाइरिन का पॉलीमर मोनोमर है, स्टाइरिन जो है पॉलीस्टाइरिन का मोनोमर है। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड पथेलिक एसिड जो है वो ग्लिप्टल के मोनोमर्स हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिपथेलिक एसिड डेक्रोन के मोनोमर्स हैं। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। कुछ और हम यहाँ पे पॉलीमर और उनके मोनोमर्स भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका ग्लिप्टल मैंने बता दिया, ब्यूनास का जो मोनोमर्स हैं वो 1,3-ब्यूटाडाइन या जिसको हम स्टाइरिन भी बोलते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन
इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है ब्यूना एस। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो विनाइल क्लोराइड मोनोमर से बना है, नाम में ही है जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर यूनिट हो गया, बहुत सारों को जोड़ोगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। नायलॉन 66 ये जो है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन से मिलकर बना है, ये इसकी मोनोमर यूनिट है। पेन को ऑर्लेन या एक्राइलिन भी बोलते हैं। एक्राइलिन ये पेन का जो फुल फॉर्म है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है तो इसका मोनोमर हो जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। और नेचुरल रबड़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन यूनिट से बना होता है। इधर मैंने इनके स्ट्रक्चर भी लिखे हैं, अभी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए था उतना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं वो डिप्रेशन कम करने की दवाई होती है, एंजाइटी कम करने की, जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको कम करने की दवाई होती है ड्रग्स। ये ड्रग्स जो होती हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ये स्लिप कॉजिंग भी होती हैं, इनसे नींद आती है, जैसे कि ये दवाइयाँ जब लेते हैं तो। जो एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है ये ट्रांसक्यूलाइजर्स के अंदर आती है। आपने जब मेडिसिन का चैप्टर पढ़ा होगा, ड्रग्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो उनमें आपके ट्रांसक्यूलाइजर्स आया होगा, उन्हीं के अंडर आती है एंटी डिप्रेशन ड्रग। तो ये जो आपके एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है ये क्या करती है, ब्रेन को इफेक्ट करती है, और जो आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं जब कोई इन ड्रग्स को खाता है। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आइप्रोनाइजाइड ये आपकी एक एंटी डिप्रेशन ड्रग है। जो डाइमिथैप है जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्रोमफेनिरामाइन, ये एंटी हिस्टामाइन और एंटी एलर्जिक ड्रग है। टेरफिनाडाइन या जिसका दूसरी तरीके से इस तरीके से एफ की जगह PHA करके भी लिखा जाता है इसी नाम को, टेरफिनाडाइन, ये एक सेल्डन, इसका कॉमन नेम है सेल्डन, ये आपकी एंटी हिस्टामाइन और एंटी एलर्जिक है। और सिमेटिडाइन जो कि टिगामेट के नाम से भी जानी जाती है, ये एंटी एसिड है, पेट में एसिडिटी वगैरह बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए एंटी एसिड्स लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट है एंटी डिप्रेशन ड्रग है वो है इप्रोनाजाइड, ऑप्शन नंबर 1। कुछ और एंटी डिप्रेशन ड्रग जो है इप्रोनाजाइड के अलावा फिनिलजाइन नार्डिल नाम से, वेलियम सेरोटोनिन, इक्वानिल, मेप्रोबेलिम, ये आपकी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो, हेक्सेन प्लस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड यूवी लाइट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। हियर प्रोडक्ट विल बी option number 1 3-bromohexene. How? Let's see. देखिए जो साइक्लोहेक्सीन है जब उस पर ब्रोमीन का एडिशन करवाया जाता है तो 3-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन हमें मिलता है यहाँ पे, और इसके साथ साथ हमें 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन भी देखने को मिलता है, बट ऑप्शन में दोनों ही है हमारे पास, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपका 3-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन है ये मेजर प्रोडक्ट होता है, जबकि 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन माइनर प्रोडक्ट होता है। अब इसको देखते हैं ये मेजर और माइनर कैसे। देखिए एट एलाइलिक कार्बन की हम बात कर रहे हैं, इस कार्बन की बात कर रहे हैं जो डबल बॉन्ड के इधर आ रहा है इस पोजीशन में, ये एलाइलिक कार्बन है। तो यहाँ पे जो है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और एलाइलिक हाइड्रोजन जो है आपका ब्रोमीन से रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और ये जो रिएक्शन हो रही है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करके हो रही है। जबकि जो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड हट करके जब 2 ब्रोमीन लगेंगे तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन क्या है, डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके आ रहा है, वहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे जब एडिशन रिएक्शन हो रही है
एरोमेटिक में एडिशन रिएक्शन, तो आयन मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। यहाँ पे आयंस बन रहे हैं, पहले ब्रोमीन ब्रोमीन जो है पोलराइज हो जाएंगे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव में, फिर वहाँ पे आपका एक ब्रोमीन पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। जबकि यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर एक इधर शिफ्ट होकर। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो फास्टर रेट पे होता है और जो एडिशन मैकेनिज्म है वो स्लो रेट पे होता है। इसीलिए जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है ये माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, और जो ये वाला प्रोडक्ट है आपका 3-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन वाला मेजर प्रोडक्ट है। तो हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट को ही हम अपने आंसर में टिक करेंगे। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर एडिशन रिएक्शन वाटर के अंडर हो रही है तो वहाँ पे फास्टर होती है, ये चीज भी ध्यान रखें। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन सिंपली हो रही है, एरोमेटिक्स के केस में हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे स्लो रेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कन्वर्टेड इनटू मिथेनॉल। तो कैटालिस्ट कौन सा होगा यहाँ पे? इस रिएक्शन के लिए जो कैटालिस्ट होता है वो कॉपर जिंक ऑक्साइड एल्यूमिना या कॉपर जिंक ऑक्साइड क्रोमाइल ऑक्साइड होता है, क्रोमियम ऑक्साइड। कैटालिस्ट जो है कॉपर जिंक ऑक्साइड एल्यूमिना या फिर जिंक ऑक्साइड या कॉपर में से एक और क्रोमियम ऑक्साइड साथ में, इनका मिक्सचर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। और यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और टेम्परेचर जो होगा 300 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, Which hydrocarbon on warming with mercuric sulfate and dilute sulfuric acid form carbonyl compound? ये क्वेश्चन मैंने एस्टेट 2017 के पेपर में भी एक्सप्लेन किया था, अब इसमें 19 में भी है ये क्वेश्चन। देखिए हाइड्रोकार्बन है, मर्क्यूरी सल्फेट है और डाइल्यूट H2SO4 है, और क्या मिल रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन क्या है आपके, या तो एल्कीन हो सकते हैं या एल्काइन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मर्क्यूरी सल्फेट है तो डेफिनेटली वहां पे एल्काइन होगा। क्यों? क्योंकि एल्कीन तो सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके भी कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा, लेकिन एल्काइन का जो है स्लो हाइड्रेशन होता है, इस वजह से वहां पे हमें कैटालिस्ट जो कि मर्क्यूरी सल्फेट है इसकी जरूरत पड़ती है ताकि रिएक्शन रेट फास्ट हो जाए और आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन जाए। तो यहाँ पे हमारे स्लो हाइड्रेशन की वजह से हमें मर्क्यूरी सल्फेट की जरूरत पड़ रही है, तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्काइन है। और एक दो चीज इसमें देख लेते हैं क्या है, जब आपका एल्काइन पे एडिशन होगा तो क्या मिल रहा है आपको, कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहे हैं, कीटोन। जो आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये वाला एल्काइन है, ये आपको देगा एसिटल्डिहाइड। सिर्फ और सिर्फ अकेला ऐसा एल्काइन है जो एसिटल्डिहाइड देगा, बाकी अदर एल्काइन जो है वो आपको कीटोन देंगी इस रिएक्शन के अंदर। और अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल्स लगाना है। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जाएगा, और जो कार्बन हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ है उसके साथ आप 2 हाइड्रोजन और अटैच करके कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में जो आपने हाइड्रोकार्बन बताना है वो क्या होगा, राइट, एल्काइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ई कॉन्फिगरेशन। किसकी कॉन्फिगरेशन ई कॉन्फिगरेशन होगी, हमें कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। तो देखिए पहले इन कॉन्फिगरेशन के बारे में हम समझ लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर से हमें क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीके की होती है, कान इनगोल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग, E एंड Z। जब प्रायोरिटी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के अलोंग यहाँ पे देख लेते हैं एक एक्सिस, इधर एक कार्बन है और एक इधर कार्बन है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 1 में हमारे पास 2 ग्रुप अटैच हैं, ग्रुप A एंड B, और कार्बन नंबर 2 में भी हमारे पास 2 ग्रुप अटैच हैं, C एंड D।
पहले कार्बन नंबर 1 वाले ग्रुप्स को हम देखेंगे कि किसकी प्योरिटी हाई है और किसकी लो है। ए और बी की प्योरिटी हमने डिसाइड करनी है। उसके बाद कार्बन नंबर 2 वाले की हम प्योरिटी देखेंगे, सी और डी में से किसकी हाई है किसकी लो है। ओके, उनको मेंशन कर लेंगे। अगर दोनों हाई प्योरिटी डबल बॉन्ड के एक तरफ आ रही है तो जेड आपका जूसा मेन कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसका मतलब है सेम साइड पे। और अगर हाई जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट साइड पे आ रही हैं तो वहां पे ई कॉन्फ़िगरेशन हो गई, यानी अपोजिट साइड, जिसका मतलब है एंटाजन। अब आपको प्रियोरिटी डिसाइड करनी है तो किस तरीके से करेंगे। हाई एटॉमिक नंबर होगा तो हाई प्रियोरिटी होगी। जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन है तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसकी प्रियोरिटी भी सबसे ज्यादा। ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड के अलोंग जो है इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। जो 4 ग्रुप अटैच हैं वो चारों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और यहाँ पे सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे हमारे ऑप्शंस थे, जैसे ये था। फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, सी डबल बॉन्ड सी HCl Br Cl। तो डबल बॉन्ड के अलोंग हम एक एक्सिस जनरेट करके देख लेते हैं। कार्बन 1 है, ये 2 है। कार्बन 1 पे ब्रोमीन और क्लोरीन लगा है तो ब्रोमीन का हाई एटॉमिक नंबर है तो इसकी हाई प्रियोरिटी हो जाएगी, क्लोरीन की लो। इधर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, एक क्लोरीन लगा है नंबर 2 वाले पे, तो इसमें हाइड्रोजन की क्या है, लो है, और क्लोरीन की क्या है, हाई है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब यहाँ पे देखते हैं डबल बॉन्ड के अलोंग हाई एक इधर है एक इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसी हो जाएगी, ई मतलब एंटाजन, एंटी मतलब अपोजिट। नेक्स्ट ऑप्शंस में हम देखते हैं C1 पे इधर क्लोरीन ब्रोमीन है तो ब्रोमीन की हाई, और इधर हाइड्रोजन क्लोरीन है तो क्लोरीन की हाई, दोनों हाई सेम साइड पे तो ये जेड कॉन्फ़िगरेशन होगी। इधर देख लेते हैं इस कार्बन 1 पे ये हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन की हाई, इधर CH3Br, तो CH3 में पहले C की देखें क्योंकि इससे C अटैच है, हाइड्रोजन अटैच नहीं है इस बॉन्ड से। C से आगे हाइड्रोजन अटैच है तो कार्बन और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हाई है तो इसकी हाई, दोनों हाई सेम साइड पे तो ये कॉन्फ़िगरेशन जोसामेन सेम टुगेदर, तो जेड हो गई। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में भी अगर हम देखेंगे तो दोनों हाई सेम साइड पे आएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे हो जाएगी, जेड। ये तीनों जेड हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती हैं जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट एजेंट को रिड्यूस नहीं करती हैं, उनके साथ रिएक्शन नहीं करती, जैसे कि सुक्रोज और माल्टोज। बाकी जो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज हैं ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूस हो जाती है फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट्स के साथ। ये रिड्यूस इसलिए हो जाती है क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि जो सुक्रोज, माल्टोज ये हैं ये नॉन रिड्यूसिंग इसलिए क्योंकि इनका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता है, इसलिए फेलिंग सोल्यूशन है या जो आपके टॉलरेंट रिएजेंट वो इनको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। एक रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, हमें इसमें प्रोडक्ट बताना क्या बनेगा। यहाँ हमें नाइट्रो फिनाइल यहाँ पे दिया गया है ग्रुप फिनाइल और नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे क्या गिवन है हमें, नाइट्रोबेंजीन। इसकी हम आयरन और HCl से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाएंगे, फिर उसको सोडियम नाइट्रेट HCl से रिएक्ट करके B बनाएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करके C बनाएंगे। ये रिएक्शन में हमें लास्ट में C प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। देखिए नाइट्रोबेंजीन को अगर हम आयरन HCl से करवाएंगे तो आयरन और HCl की प्रेजेंस में क्या होगा, रिडक्शन। तो नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, अमाइन ग्रुप, यानी हमें यहाँ पे एनिलीन मिलने वाला है। एनिलीन के साथ हमें फेरिक क्लोराइड और वाटर भी साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद जब इसको सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ 273 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डाइजेशन हो जाएगा इसका। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है फिनोल। क्या मिलने वाला है, फिनोल। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 फिनोल। फिनोल इज द राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक? कौन सा आयन इनमें से पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक के लिए क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। तो देख लेते हैं किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही पैरामैग्नेटिक होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लेंथेनम है। लेंथम में हमारी जो स्टेट होगी ऑक्सीडेशन स्टेट जीनन 4f0 5d1 6s2 होगी। और लेंथन +3 में क्या हो जाएगा, डी का और एस का दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जीनन वाली आ जाएगी। फिर हमारे पास जैसे सीरियम है, सीरियम में जो है कॉन्फ़िगरेशन 4f2 6x2 है। यहाँ पे सीरियम +4 हमें गिवन है ऑप्शन में, तो यहाँ पर भी चारों इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव हो जाएंगे। क्या बनेगा, 4f0 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है गैडोलियम। गैडोलियम में 4f7 5d1 6s2 है। और गैडोलियम +3 में हमें दिखाना है क्या होगा, तो यहाँ पे एक डी का और 2 एस के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। क्या बनेगा, 4f7 बनेगा। यानी इसके पास f7 यानी 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और लुटेटियम में जो है आपका वो है 4f14 5d1 6s2। अब यहाँ पे लुटेटियम +3 में 3 इलेक्ट्रॉन एक डी से और 2 एस से निकलेंगे। क्या बनेगा, 4f14। f ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, यानी यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ भी कोई नहीं था, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ गैडोलियम में, गैडोलियम +3 में। तो हमारा यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक रिएक्टर है वो किसका हो जाएगा, गैडोलियम +3 का हो जाएगा। ये आपके f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इनको इनके एटॉमिक नंबर के साथ याद करना बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि हर बार एस्टेट में f ब्लॉक से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इन NMR स्पेक्ट्रम टेल्स अस हाउ मेनी प्रोटॉन ऑफ ईच काइंड आर देयर इन ए मॉलिक्यूल? कौन हमें ये बताएगा कि हाउ मेनी प्रोटॉन ऑफ ईच काइंड, एक तरह के कितने प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी सेम काइंड के कितने प्रोटॉन हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये चीज देखने के लिए हम देखते हैं। देखिए जो नंबर ऑफ सिग्नल है वो हमें बताता है कि मैग्नेटिकली या केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन कितने हैं। पोजीशन ऑफ सिग्नल हमें बताएगा टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। और इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल बताएगा कि ये हमें टाइप ऑफ प्रोटॉन के बारे में बता रहा है कि कितने टाइप के, 1 2 3 टाइप के प्रोटॉन है। तो हर एक टाइप के कितने कितने प्रोटॉन है वो बताएगा इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, यानी सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट किस किस का हमें मिलेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ईच काइंड कितने होंगे वो बताएगा इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल हमें बताता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन नेबर्स, एक कि जो हाइड्रोजन नेबर है वो कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर हाइड्रोजन या ग्रुप के लिए। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, टॉल्विन कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। ये रिएक्शन कौन सी है, नेमिंग रिएक्शन है। तो इन नेमिंग रिएक्शन को हम देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है, किस किस तरीके से है। नेमिंग रिएक्शन में से भी 2019 में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी ईयर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे पहले के ईयर में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, कोई 1 या 2 क्वेश्चन ही आता था। देखिए इटार्ड रिएक्शन में जो है टॉल्विन को क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जब उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। जबकि गटरमैन रिएक्शन जो है वो जर्मन साइंटिस्ट लुडविग गटरमैन ने दी है। इसमें क्या करते हैं, फॉर्माइलेशन करते हैं एरोमेटिक रिंग का। इस रिएक्शन को गटरमैन सैल्डिहाइड सिंथेसिस गटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है, इसके अंदर जो हमारी HCN है हाइड्रोजन साइनाइड, वो HCl और फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट या लुइस एसिड के साथ आप कह सकते हो एज ए कैटालिस्ट रिएक्शन करवाई जाती है। वहां पे हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है और इंटरमीडिएट फिर किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करवा के हमें क्या देता है, एक सेकंड इंटरमीडिएट देता है। और सेकंड इंटरमीडिएट का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वहां हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है।
बेंजल्डिहाइड हमें इटार्ड में भी मिल रहा है, बेंजल्डिहाइड हमें गटरमैन रिएक्शन में मिल रहा है, बट यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट टॉल्विन रहता है किसके अंदर, इटार्ड के अंदर। लेकिन गटरमैन के अंदर स्टार्टिंग जो हमारा कंपाउंड था वो क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है। और गटरमैन रिएक्शन जो है वो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन यानी एरोमेटिक हैलाइड्स की प्रिपरेशन के लिए भी यूज की जाती हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक हमारा क्या तैयार किया जाता है, डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट तैयार किया जाता है, उसको कॉपर और HCl के साथ रिएक्ट करवा के क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट किया जाता है। अगर HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। लेकिन गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, गटरमैन कोच रिएक्शन में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 होता है। क्या होता है, HCN की जगह CO, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 किस में होता है, गटरमैन कोच रिएक्शन में होता है। यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन रिंग किया जाता है। जैसे ये रहा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और AlCl3 और साथ में क्या लेना है, HCl, इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा इस तरीके की रिएक्शन में। लेकिन जो HVZ यानी हेल वॉलहर्ड जेल्सिंक रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है हमें क्या देती है, यहाँ पे अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करवाकर एक हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन करवा देती है और हमें मिलता है अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एसिड हम लेके चलते हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में भी हमें मिलता है एसिड ही है, लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाती है, हेलोजन से रिप्लेस हो जाती है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ CH बॉन्ड ऑन द अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ए CBr बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। ये रिएक्शन जो है 4 स्टेप में चलती है इस तरीके से। सबसे पहले क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का असाइल सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल असाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है। OH की जगह Br आ जाता है। फिर कीटो इनोल टोटोमरिज्म होता है। तो कीटो इनोल टोटोमरिज्म होने से जो आपका Br था और जो यहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था और यहाँ पे एक H था, वह H जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करके और वो ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे H साथ में अटैच हो जाता है। फिर यहाँ पे ब्रोमिनेशन होता है। ब्रोमिनेशन के साथ क्या होता है, एक H जो है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक क्या होता है, ब्रेक होकर के Br फिर से अटैच हो जाता है। ये H यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड वाला ब्रोमीन जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होकर यहाँ पे ब्रोमीन आ जाता है। फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या मिलता है, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पे मैंने चारों रिएक्शन आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता दिया इनके बारे में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टॉल्विन अगर हमारा स्टार्टिंग रिएजेंट है और हमें मिल रहा है बेंजल्डिहाइड तो रिएक्शन होंगे इटार्ड रिएक्शन। HVZ रिएक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है। गटरमैन रिएक्शन में हमारा स्टार्टिंग एजेंट क्या होता है, HCN होता है, देता वो हमें बेंजल्डिहाइड है। लेकिन गटरमैन कोच रिएक्शन में हमारा स्टार्टिंग एजेंट CO ऑक्साइड, ये रिएक्शन करवा के हमें क्या देता है, बेंजल्डिहाइड देता है। इनकी एप्लीकेशन अलग से रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। जो फोटोकेमिकल स्मोक है उनके कंपोनेंट में से कौन सा नहीं है। फोटोकेमिकल स्मोक के जो कंपोनेंट हैं उनमें मोस्टली क्या रहता है, सनलाइट रहती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रहते हैं और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs जिनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो होते हैं। जो आपका मेजर कंपोनेंट इसमें रहता है वो एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूटेंट यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड में आपके नाइट्रिक एसिड या नाइट्रोजन के और भी डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से ग्राउंड के आसपास ही क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं जमीन के आसपास ही। और इसमें आपका पेन और एक्रोलिन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और एक्रोलिन ये कंपोनेंट रहते हैं। अब इनके अंदर CFCs नहीं होते हैं तो इसने हमसे पूछा नॉट ए कॉमन कंपोनेंट। तो कॉमन कंपोनेंट में आपका CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं आता, नाइट्रिक एसिड, ओजोन और पेन ये तीनों ही यहाँ पे होते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियसिडिकल एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स दो तरीके की होती है, एक तो बैक्टीरियसिडिक और एक बैक्टीरियोस्टेटिक। तो यहाँ पे जो इरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और क्रोमोफेनिकोल है, ये तीनों ही बैक्टीरियोस्टेटिक हैं। ऑफ्लोक्सिन जो है, ऑफ्लोक्सिन आपकी क्या है, बैक्टीरियोसिडिकल एंटीबायोटिक्स है। ये एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने भी एचटेट 2017 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 115 में 115 में काफी अच्छे से इनके एक चार्ट बना करके एक्सप्लेन किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स प्रोपेन, टूऑन एंड मिथेनॉल। तो ओजोनोलिसिस देखते हैं हर एक करके कि किसमें हमें ये दोनों प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, प्रोपेन, टूऑन और मिथेनॉल। देखिए जब एल्कीन पे ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो सबसे पहले हमें प्रोपेन दिया है, प्रोपेन का मैंने फॉर्मूला लिखा, ओजोन से इसकी रिएक्शन करवाई तो डबल बॉन्ड के अलोंग में इसको ब्रेक करूंगी और तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड हो लगा देंगे, हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल, मिथेनॉल। उसके बाद मुझे दिया गया है ब्यूटेन 1 की मैं ओजोन से रिएक्शन करवा रू तो मुझे मिलने वाला है प्रोपेनल और मिथेनल। यहां से डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड हो। नेक्स्ट 2 मिथाइल प्रोपीन, तो हमें मिलेगा यहां से डबल बॉन्ड को ब्रेक करके प्रोपटोन और मिथेनल। फिर है हमारे पास ब्यूटेन, ब्यूटेन में ओजोन का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, इथेनॉल के। तो हमारा प्रोडक्ट हमें कौन दे रहा है, 2 मिथाइल प्रोपीन, प्रोपटोन और मिथेनॉल। तो 2 मिथाइल प्रोपीन हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, द कार्बोनिल कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन एडिशन ऑफ HCN इज। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो कि मोस्ट रिएक्टिव होता है HCN की रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ HCN टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्राइन। फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनेगा, साइनोहाइड्राइन। क्यों होता है ये, क्योंकि जो आपका कार्बोनिल कार्बन होता है फॉर्मल्डिहाइड के अंदर वो मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो बाकी के हैं उनके अंदर एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और कार्बोनिल कार्बन एटम पे अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टर डिक्रीज हो गया तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे HCN का जो है रिएक्शन नहीं हो पाता है। जबकि फॉर्मल्डिहाइड जो है उसमें ऐसा कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टर डिक्रीज होने वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, वहां पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, इसी वजह से HCN वहां पे ज्यादा रिएक्शन शो करता है और साइनोहाइड्राइन इजिली बन जाता है वहां पे। तो इसने मोस्ट रिएक्टिव पूछा था इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पे सिर्फ H है, जो कि बाकी में CH3 CH2 इस तरीके के ग्रुप अटैच होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी जो है लो हो जाती है टुवर्ड HCN रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। जो एस्पार्टेम होता है वो डाइपेप्टाइड एस्टर होता है एस्पार्टिक एसिड का एंड फिनाइल एलानिन का। एस्पार्टेम का जो डाइपेप्टाइड मिथाइल एस्टर या फिर हम इसको बोलते हैं एस्पार्टाइल फिनाइल एलानाइन 1 मिथाइल एस्टर। ये सुक्रोज यानी हमारा जो टेबल शुगर होता है उससे 200 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है। जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे वो स्वीटनेस बेस्ड पूछे जाते थे, इसमें जो है इनके एक कंपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। जो सैकराइन है वो 300 टाइम्स ज्यादा स्वीट है सुक्रोज से। ये क्या है, ये सैकराइन और एस्पार्टेम हीट करने पर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए कोल्ड जो सब्सटेंसेज होते हैं उन्हीं के अंदर ये मिक्स किए जाते हैं। और है आपका एसिसुल्फेम पोटाशियम, जो कि एसिसुल्फेम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेम, सुक्रालेज, नियोटेम, एलिटेम
ये आपके और भी दूसरे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, और मैंने इनकी स्वीटनेस भी इनके आगे लिखी है कि जो आपका एसिसुल्फिलेम है ये सुक्रोज से 200 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है। एडवांटेम है ये 20,000 गुना 20,000 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है एडवांटेम। सुक्रालेज जो है वो 320 से लेकर 1000 टाइम्स तक ज़्यादा स्वीट है। नियोटेम जो है 8000 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है शुगर से। एलिटेम जो है वो डाई पेप्टाइड ऑफ एस्पार्टिक एसिड से है बना हुआ, और ये 2000 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है शुगर से। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्यों यूज किए जाते हैं, क्या एडवांटेज है? एक तो इनसे दांत जो है वो हेल्दी रहते हैं, टिथ, और ये वेट कंट्रोल या लेस वेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इनको अगर खाते हैं तो उनको डायबिटीज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स। ग्लूकोज अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोनिक एसिड देगा। ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर गिव ग्लूकोनिक एसिड। जो ब्रोमीन वाटर है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पे ये क्या शो करने के लिए रिएक्शन की जाती है, ये पता लगाने के लिए रिएक्शन की जाती है जो कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है, कीटोन है, और ये रिएक्शन ये शो करती है कि वो जो ग्रुप प्रेजेंट है वो एक एल्डिहाइड ग्रुप है। क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होगा और हमें एक एसिड मिलेगा तो एसिड किससे मिल सकता है, एल्डिहाइड से मिल सकता है, कीटोन से हमें एसिड नहीं मिल सकता यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड। अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। बाकी इफेक्ट्स या शिफ्ट्स के बारे में भी हम देख लेते हैं क्या है, ग्राफ से देख लेते हैं लिखा हुआ, फिर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे नीचे वेवलेंथ और यहाँ पे आपका क्या है, इंटेंसिटी है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, एप्सिलॉन मैक्सिमम, ये लैम्डा इन नैनोमीटर। देखिए अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है, ये आपका क्या है, कर्व है, इस कर्व पे अगर आपका शिफ्ट इधर लेंथ की तरफ बढ़ेगा तो रेड शिफ्ट शो करेगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो आपका होगा हिप्सोक्रोमिक ब्लू शिफ्ट। देखिए रेड शिफ्ट मतलब वेवलेंथ ज्यादा, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड शिफ्ट, और ब्लू शिफ्ट में वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, कम मतलब ब्लू शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक। अगर आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो हाइपरक्रोमिक, और एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो हाइपोक्रोमिक। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ है यानी ब्लू शिफ्ट है, ब्लू शिफ्ट यानी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखिए यहाँ पे एसिड दिया है, क्लोरीन, रेड फॉस्फोरस और वाटर से हाइड्रोलिसिस करवाना है तो हमें क्या मिलेगा, ये HVZ रिएक्शन है और उसी की कंडीशन है जो भी हमने पहले थोड़ा टाइम पहले ही डिस्कस की है, नेमिंग रिएक्शन। उस रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा, आपका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और अल्फा हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो 2-क्लोरोबिटनोइक एसिड हमें यहाँ मिलने वाला है। बिटनोइक एसिड जो है वो 2-क्लोरोबिटनोइक एसिड में रिप्लेस हो जाएगा, इस हाइड्रोजन का एक क्लोरीन से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन कह सकते हो, रिप्लेसमेंट कह सकते हो। तो हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड विद क्लोरीन एटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, एक रिएक्शन हमें गिवन है, वहां पे लिखा है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हीट करने पर वाटर का रिमूवल। तो ये जो रिएक्शन है, द अबव रिएक्शन इज एन एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी ये डायरेक्ट रिएक्शन ना देकर के किसी रिएक्शन की एप्लीकेशन हमें गिवन है ना। नीचे जो नेमिंग रिएक्शंस के नाम है वो है कैनिजारो रिएक्शन, हॉफमैन रिएक्शन, कर्टिस रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए अगर मैं बहुत सारा एक्सप्लेन करूंगी तो नेमिंग रिएक्शन में बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पे आ रही हूँ। ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, किसकी एप्लीकेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन का जो एप्लीकेशन है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। आपको नीचे दिया RnH2 + CH Cl3 + पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा।
यहाँ पे हमें प्राइमरी अमाइन गिवन है, इसकी हम क्लोरोफॉर्म और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर यहाँ हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दें तो हमें मिलने वाले आइसोसाइनाइड। ये आपकी जो है हॉफमैन कार्बोक्सिलामाइन रिएक्शन है। और ये जो रिएक्शन है आपकी क्या है, अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज की जाती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश किया जाता है इस रिएक्शन की हेल्प से। ये रिएक्शन जो है सिर्फ प्राइमरी अमाइन के साथ ही पॉसिबल है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। तो ये रिएक्शन किसकी है, हॉफमैन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, आइसोसाइनाइड्स बन रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल होती है। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपके पास दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक तो एल्काइलेशन होता है, एक असाइलेशन होता है। एल्काइलेशन में एल्काइल क्लोराइड होता है आपके पास, और असाइलेशन में साइल क्लोराइड होता है। इनकी रिएक्शन करवाई जाती है। और ये रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इनमें जो है आपकी रिफ्लक्स एंड हाइड्रस कंडीशंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक बेंजीन ले रहे हैं। बेंजीन को अगर हम अल्काइल क्लोराइड, देखिए यहाँ पे टर्शरी अल्काइल मैंने लिया है, इसको फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट कह सकते हैं, या इसको लुइस एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है, यहाँ से H और यहाँ से Cl मिलके HCl बना देते हैं, तो ये अल्काइल बेंजीन बनता है। लेकिन अगर आप एसाइल क्लोराइड ले रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड CH3CH2C डबल बॉन्ड और Cl, इस तरीके का एसाइल ग्रुप ले रहे हैं, तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप इसके ऊपर अटैच हो जाता है, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से H निकल जाता है, तो एसाइल बेंजीन बनता है। तो अल्काइल ग्रुप के साथ अल्काइल, असाइल के साथ असाइल, नेम भी उसी तरीके के अल्काइलेशन, असाइलेशन। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, अल्काइल बेंजीन वाली जो हमने असाइलेशन किया है, सिर्फ कीटोन्स की फॉर्मेशन पॉसिबल होती है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे असाइल ग्रुप में अगर यहाँ पे हम इस तरीके का ग्रुप लेके चलेंगे HC डबल बॉन्ड ऑफ Cl, तो ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पाएगा और ये डिकम्पोज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड का मिलना पॉसिबल नहीं है असाइलेशन वाले रिएक्शन में, सिर्फ क्या मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे उसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेलिंग रिएजेंट। जो फेलिंग रिएजेंट है वो एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन देते हैं, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। वो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या इस तरीके का जो आपका 1 2 3 4 5 पेंटा जो है ये पेंटेनल, इसके साथ रिएक्शन देंगे, बट बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपको रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है ऑप्शन नंबर 1 बेंजल्डिहाइड के साथ नहीं मिलने वाले। फेलिंग सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो फेलिंग सोल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रहता है, फेलिंग सोल्यूशन बी में रॉकेल सॉल्ट जो कि सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। और ये मैंने यहाँ पे रॉकेल सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले लिखे हैं। उसके बाद मैंने इन क्या किया, फेलिंग सोल्यूशन का पूरा एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखा है किस तरीके का होगा, कॉपर OH HO CH C डबल बॉन्ड O Na, और नीचे भी इसी तरीके से कॉपर से अटैच है और इधर CH से ये बॉन्ड अटैच है, इधर Na की जगह क्या है, पोटाशियम है। यहाँ पे जो ये फेलिंग सोल्यूशन है ये डीप ब्लू कलर का होता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है क्यों होता है, क्योंकि इसमें कॉपर आयंस प्रेजेंट होते हैं कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में। जब इसको किसी एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं और हीट करते हैं तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से ब्रेक हो जाता है और साथ में हमें कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड मिलता है। ये जो Cu2O है यहाँ पे ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो यहाँ पे ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इन्हीं एल्डिहाइड्स की वजह से है। उसके बाद जो फेलिंग सोल्यूशन है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिस्टिंग्विशमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एल्डिहाइड जो है पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, कीटोन नेगेटिव टेस्ट देते हैं। फॉर्मिंग एसिड जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है फेलिंग सोल्यूशंस के साथ। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होंगे, कीटोन्स में जो आपके नेगेटिव टेस्ट देने वाले हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है पॉजिटिव टेस्ट देते हैं।
अब ये बात आती है कि बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है, या वो टेस्ट पॉजिटिव क्यों शो नहीं करता, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। द कार्बोनिल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो द कार्बोनिल ग्रुप पुल्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग। तो जो बेंजीन रिंग है बेंजल्डिहाइड की, उससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और जिसकी वजह से वहां पे जो फेलिंग सोल्यूशन का अटैक है वो अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन एक वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी वजह से तो वहां पे वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। देखिए आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए जो सबसे कंपलसरी चीज है वो ये है कि आपके पास ये वाला ग्रुप होना चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, CH3COH। इस ग्रुप के बाद चाहे कुछ भी अटैच हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी ही होगी। यहाँ पे R आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे और जो रिएक्शन देने वाले हैं वो कौन कौन से, एसिटल्डिहाइड हो गए, मिथाइल कीटोन्स हो गए, इथेनॉल्स हो गए, और सेकेंडरी अल्कोहल जिनके अल्फा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा है वो हो गए, ये आपके आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है इसके पास CH3C डबल बॉन्ड O टाइप का ग्रुप नहीं है, बाकी सभी में CH3COH है, CH3C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे भी CH3C डबल बॉन्ड O टाइप का ग्रुप है, यानी ये आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे और ये नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ में कुछ आयन्स दिए हैं, किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, उसी आयन का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे। हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये 4 हमें गिवन है जिनके एटॉमिक नंबर 26, 24, 25, 27 है। ट्रांजिशन मेटल की फर्स्ट सीरीज 4th पीरियड के अंदर। अब इनके अगर दो इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे तो Fe+2 में 24 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम +2 में 22, मैग्नीज +2 में 23, कोबाल्ट +2 में 25। अब जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन की बात स्टार्ट होती है, तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने बचे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्लॉक में किस तरीके से फीलिंग होगी, इस तरीके से फीलिंग होगी। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 1 2 3 4, क्योंकि 4s वाले इलेक्ट्रॉन तो दोनों निकल चुके हैं +2 बनने के लिए, तो डी में कितने बने 6 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम +2 में भी s वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, 18 के बाद कितना बचा 4 की फीलिंग इस तरीके से होगी। मैग्नीज +2 में भी आर्गन के 18, उसके बाद कितना बचा 5 सारे के सारे इस तरीके से, और कोबाल्ट में कितना बना 25 है तो 18 निकाल दो, कितना बना 7 में 2 पेयर हो जाएंगे 3 अनपेयर। तो मैक्सिमम अनपेयर कहाँ पे है, मैग्नीज +2 के अंदर। यहाँ पे 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, उसके लिए हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे किस फॉर्मूले से, n×n+2 के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे 5 × 5 + 2 का अंडर रूट, 5 + 2 7, 7 × 5 35, तो अप्रोक्सीमेट 36 का रूट कितना होता है 6, यानी 5.9 समथिंग यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नीज +2 में किसकी वजह से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में कहीं पे वैल्यू गिवन होते हैं तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के लिए जो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी होती है वो -51.34 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, व्हेन ब्रोमीन इज एडेड टू एल्कीन इथीन इन प्रेजेंस ऑफ NCl सोडियम क्लोराइड, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। जब इथीन के साथ हम NaCl का रिएक्शन करेंगे, ब्रोमीन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे 1,2 डाइब्रोमो और 1 ब्रोमो 2 क्लोरो दोनों ही बनने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 and 2 बोथ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनकी कैसे है। यहाँ पे देखिए जब ब्रोमीन का एडिशन होता है C2H4 यानी इथीन के ऊपर, तो यहाँ पे C2H4 Br पॉजिटिव बनता है और Br नेगेटिव यहाँ से निकल जाता है डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है ना
C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर H, 1 2 3 4, CH2 CH2। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे एक के ऊपर ब्रोमीन पॉजिटिव आ जाता है। और ये ब्रोमीन पॉजिटिव सबसे पहले क्या करता है, इथाइलिन जो है वो पहले ब्रोमिनेशन फॉर्म करता है, फर्स्टली अंडरगोज ब्रोमिनेशन टू फॉर्म इथाइलिन डाइब्रोमाइड, और उसके बाद ये क्या करता है, एक्वस NaCl के साथ रिएक्ट करके 1 ब्रोमो 2 क्लोरोइथीन एज ए प्रोडक्ट हमें देता है। पॉसिबल है, इससे आपको डाइब्रोमो भी मिल जाएगा, C2H4 ब्रोमीन और ब्रोमीन, और इससे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो भी मिल जाएगा जब इसका NaCl से रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बहुत है, 1 और 2 दोनों ही आपके प्रोडक्ट होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, डेल्टा G फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज, डेल्टा G इक्वल टू 0 मतलब इक्विलिब्रियम, डेल्टा G इज लेस देन 0 मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा G इक्वल टू 1 ये ग्रेटर देन 0 वाला ही सेम केस हो गया। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए होगा लेस देन 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, द मोलर solubility ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 molar NaOH when the ionic product of nickel hydroxide is 2 × 10⁻⁻15 is। तो मोलर solubility बतानी है हमें, क्या होगा मोलर solubility के लिए फॉर्म S इक्वल टू KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो यहाँ पे KSP यानी solubility प्रोडक्ट हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻15 और जो NaOH की कंसंट्रेशन हमें दी है 0.1 मोलर। तो ये आयन जो देगा OH नेगेटिव, ये जितने ये मोल होंगे उतने ही मोल हमें OH नेगेटिव आयन मिलेंगे, तो इनकी कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर हो जाएगी। तो 0.1 मोलर का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 10⁻⁻13। इसको 0.1 को 1/10 लिखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2, तो -15 और +2 मिलके -13 बना देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 × 10⁻⁻13 मोलर। तो मोलर सॉल्युबिलिटी इस तरीके से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विल बी विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज। अगर हम n के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2n²। जो क्योलिनाइट है वो किसका और है, वो एल्यूमिनियम का और है। ये यहाँ पे एल्यूमिनियम के ओर्स हैं, बॉक्साइट, कोरेंडम, फेल्सपर, केरोलाइट, एल्यूनाइट, केलोसिन। तो यहाँ पे हमें जो दिया है किलोनाइट दिया है, किलोनाइट जो है आपका एल्यूमिनियम का और है। जिंक के ओर में हमारे पास सल्फेराइट, जिंक ब्लेंड, जिंसाइट, फ्रैंकलिनाइट, सिमिथस्टोन, हेमीमॉर्फाइट हो। जिंक में जिंक ब्लेंड, जिंकसाइट और कैलामाइन। कॉपर में क्यूपराइट, कॉपर ग्लैंस, कॉपर पायराइट। आयरन में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोलिथाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट्स। तो ये जो यहाँ पे कायोलिनाइट लिखा है, क्रायोलाइट की तरह ही है, यहाँ पे स्पेलिंग का ही थोड़ा डिफरेंस दिया है। तो ये किसका और है, एल्यूमिनियम का और है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो यहाँ पे हमें जो एलिमेंट्स दिए हैं, एलिमेंट्स नहीं, जो कंपाउंड हमें दिए हैं उन कंपाउंड्स का हमें एसिडिटी ऑर्डर क्या करना है, अरेंज करना है। तो CF3COH, CnCH2COH, HCOOH, CH3COH, इस तरीके के हमारे पास मॉलिक्यूल है, इनको हमें कंपेयर करना है। कि अगर कोई +I ग्रुप अटैच होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो उसका एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है +I ग्रुप अटैच होने से। और अगर +I ग्रुप दो इस तरीके से अटैच हैं कि एक का साइज बड़ा और एक का छोटा है, तो बड़े साइज वाले का और ज्यादा एसिडिक जो करेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर -I ग्रुप अटैच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो उनका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वहां पे कोई एरोमेटिक ग्रुप भी अटैच है
जैसे कोई बेंजीन रिंग या इस तरीके का, तो वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमें एसिड दिए होते हैं हम उनके कंजुगेट बेस बना लेते हैं। जैसे COH है तो H वहाँ से निकाल देंगे, CO नेगेटिव रहेगा तो कंजुगेट बेस होता है। इसी तरीके से सभी के मैंने क्या कर लिया, जो ऑप्शन में गिवन थे उनके कंजुगेट बेस बना लिए H यहाँ से हटा करके। तो CO नेगेटिव के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब मैं यहाँ देख रही हूँ मेरे पास पहले केस में 3 फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन क्या है, -I इफेक्ट शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर देंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन है जो साइनाइड ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ये भी नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, लेकिन 3 फ्लोरीन के कंपैरिजन में -I इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए स्टेबलाइज तो हो रहा है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम हो रहा है, लेस स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे जो है H ग्रुप अटैच होने से ना कोई +I है ना कोई -I है, तो -I के कंपैरिजन में तो लेस स्टेबल हो जाएगा, लेकिन +I के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जबकि जो CH3 वाला है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इसको लेस स्टेबल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी डिस्कस कर ली। अब कहते हैं कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंजुगेट बेस में, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, उसका एसिडिक नेचर भी जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, एसिडिटी भी हाई होगी। तो हमने यहाँ कंजुगेट बेस का डिस्कस कर लिया, तो मतलब इनके एसिड की एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इसी तरीके से अरेंज है जिस तरीके से मैंने ऑप्शंस लेकर के करवाया है, तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा 4 वाला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर d ऑर्बिटल। अब जो d ऑर्बिटल है उसके लिए हमें एंगुलर नोड्स बताने हैं कितनी है। देखिए नोड्स 2 तरीके के होते हैं, एक एंगुलर नोड होता है, एक रेडियल नोड होता है। जो एंगुलर नोड होते हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं, जितना एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उतने ही एंगुलर नोड होते हैं। और रेडियल नोड जो है वो टोटल नोड निकाल करके उनमें से हम माइनस करके निकाल लेते हैं। अब टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n कैपिटल वाला इक्वल टू स्मॉल n माइनस स्मॉल l माइनस 1। n जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, और -1 है। अब हमें d के लिए निकालना है, तो d के लिए हमें पता है एंगुलर नोड्स किस तरीके से होंगे, जितना उनका एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा उतना ही एंगुलर नोड्स होगा। तो s के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 है, p के लिए 1, ऑर्बिटल्स की बात मैं कर रही हूँ, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल के लिए 2, f ऑर्बिटल के लिए 3। तो यहाँ पे एंगुलर नोड्स भी उतने ही हो जाएंगे जितना आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है। यहाँ पे मैं रेडियल नोड्स निकालना और बता देती हूँ कैसे निकालना। मान लीजिए हमें 5dxy ऑर्बिटल के लिए निकालना है, तो हम टोटल नोड्स निकाल लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 5 है, 5n की वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, और जो d है d ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 -1 वहाँ फॉर्मूले में है, निकालेंगे 4 नोड, यानी टोटल नोड 4 है। और एंगुलर नोड मैंने बताया जितना एजीमुथल क्वांटम नंबर है उतना एंगुलर नोड होगा, तो 2 एंगुलर नोड हो गए और बाकी 4 में से 2 बच गए, 2 के लिए क्या हो जाएगा, रेडियल नोड्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम रेडियल नोड्स भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके एंगुलर नोड्स भी हमें पता चल जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ हमसे एंगुलर नोड्स पूछा गया था, तो d ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, तो एंगुलर नोड्स भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, यहाँ पे हमें क्या करना है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड दिया है KO2, उसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है ऑक्सीजन की क्या होगी। तो जो KO2 है वो आपका एक जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। तो पोटाशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है, 2 ऑक्सीजन है उसके लिए हम +2 × x मान लेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक के लिए x है तो 2 के लिए हो जाएगा 2x, 1 + 2x = 0, क्योंकि नेट चार्ज जो है इसके अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर 0 है, तो नेट चार्ज 0 कर दिया हमने। तो यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -1/2, पोटाशियम के लिए +1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट फॉर इमल्शन। इमल्शन के लिए बताना है कौन सा स्टेट सही है। देखिए इमल्शन जो है वो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम से मिलकर बनता है। डिस्पर्स्ड फेज जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं और डिस्पर्जन मीडियम जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अब इसने कहा है कि हम डिस्पर्स्ड फेज को ऐड करेंगे तो हमारा जो इमल्शन है डाइल्यूट हो जाएगा। जब ये किसी हम बात करते हैं सोल्यूशन के अंदर को सोल्यूट डालेंगे तो कोई डाइल्यूट थोड़ी होगा, सॉल्वेंट डालने से डाइल्यूट होता है ना, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दे डोंट शो ब्राउनियन मोशन, तो ये भी गलत है, जो इमल्शन है ब्राउनियन मोशन शो करते हैं।
और दे कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ये राइट है। दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट, ये रॉन्ग है क्योंकि इमल्शन जो है टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। तो राइट वन चूज करना है हमें, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शन। ऑयल इन वाटर इमल्शन के लिए ये मैंने ऐसे 2017 वाले पेपर में भी करवाया था, वहाँ पे भी इमल्शन के बारे में बताया था मैंने डिटेल में। तो यहाँ पे जो आपका नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स हैं, ये ऑयल इन वाटर के जो है आपके इमल्सिफाइंग एजेंट हैं। गम्स हो गए, आपके सोप्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये हैं। लेकिन लैम्प ब्लैक, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये जो है आपके वाटर इन ऑयल के इमल्सिफाइंग एजेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।